आज का दिन बहुत खास है। आज 25 जून है। आप में से जिन शायद बहुतों को नहीं पता होगा आज का दिन क्यों खास है। आज ही के दिन लगभग 5 दशक पहले भारत में लोकतंत्र, भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में पड़ी थी और वो सचमुच का खतरा था, कोई नारा नहीं था। आज ही के दिन हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित की थी, भारत में आपातकाल लागू किया था। वो आपातकाल जब लागू हुआ था तो मैं बहुत छोटी बच्ची थी, मतलब प्राइमरी स्कूल में शायद प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी। लेकिन मैंने भी वो आपातकाल का इतना भयंकर प्रभाव था, वो आपातकाल इतनी अजीब चीज़ थी, इतनी मतलब एक्चुअली वो ड्रैकोनियन लॉ था, कि मेरे ऊपर भी उसका कुछ असर पड़ा था। मेरी भी कुछ उस समय की बड़ी अच्छी यादें नहीं है, बिटर यादें हैं। तो आज का जो वीडियो का विषय है ये है कि इमरजेंसी को जितना मैंने देखा, मैंने उसके बाद उसको क्या जाना, क्या पढ़ा, और आज क्या जो राजनीतिक परिदृश्य है, आज का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, उससे उस कहाँ से हम उससे क्या सीख सकते हैं और क्या कर सकते हैं। नमो नारायण। वर्ल्ड ऑफ चित्रावस्थी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इमरजेंसी पे बात करने जा रहे हैं। तो इमरजेंसी एक ऐसा काल था जो उसमें जिसने भी प्रत्यक्ष या परोक्ष, डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा भी उसको जो भोगा था, जो देखा था और जाना था, उसको उसके दंश से, उसके जो नेगेटिव प्रभाव है उससे मुक्त होना आसान नहीं है। तो अब हम लोग बात करें मैंने इमरजेंसी कैसे देखी। तो जब इमरजेंसी लगे, जैसा मैं बता चुकी हूँ आपको कि मैं जूनियर स्कूल में पढ़ती थी, छोटी थी। मेरे जो फादर थे वो एडिटर थे, राइटर थे। तो मेरे घर में पढ़ने लिखने का माहौल था, पॉलिटिकली बहुत चार्ज माहौल था। मैं उस समय का जो समय था वो मीडिया का स्वर्ण युग था। तो हमारे घर भी 10-12 मैगजीन्स आती थी, बहुत सारे अखबार आते थे। और एक ये प्रथा थी कि सुबह सुबह उठ कर के सब पूरी फैमिली बैठ जाती थी और बच्चों में से कोई एक एक न्यूज़ पढ़ता था और बड़े लोग उस न्यूज़ पर डिस्कशन करते थे, हम सुनते थे। उस समय जो अखबार थे वो भरे होते थे जयप्रकाश नारायण की सभाओं से। जयप्रकाश नारायण की सभा की खबरें, बड़ी बड़ी भीड़, उसकी फोटो हम देखा करते थे। जयप्रकाश नारायण ने उस समय बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, यूथ अनरेस्ट था, सबको एक दिशा देते हुए समग्र क्रांति का नारा दिया, समग्र क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन। और उसी नारे को उठाकर उन्होंने जनसभाएं करनी शुरू करी और उनकी जनसभाओं में भयंकर भीड़ उमड़ती थी। मतलब आप समझो कि आप एसएमएस से किसी को नहीं बुलाते थे, आप ईमेल से किसी को नहीं बुलाते थे, कहीं कोई ऐसा प्रचार का आज के जैसा साधन नहीं था कि भाई ये सभा होने वाली है। फिर भी वहाँ सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से हजारों लोग इकट्ठे होते थे। ये थी जयप्रकाश नारायण की अपील, ये चलता था। और उसके बारे में लोग बात भी करते थे, लेकिन ऐसा कुछ खास समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या इंदिरा गांधी इस पर कोई कदम उठाएंगी। लेकिन इंदिरा जी इससे इरिटेटेड रहती थी। ये उनके साथ के लोगों ने बाद में लिखा और जाना हमने। उन्हीं उसी बीच में एक खबर आई कि इंदिरा गांधी जब चुनाव जीती थी, उनके अगेंस्ट श्री राजनारायण जी हारे थे। राजनारायण जो थे वो एक लोहियावादी नेता थे और उनमें बड़ी हिम्मत थी। तो उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक केस डाल दिया कि ये जो चुनाव जीती इंदिरा गांधी, इसमें इन्होंने जो सरकारी अमला था उसका दुरुपयोग किया। सरकारी अमले का दुरुपयोग करके चुनाव जीती, इसलिए चुनाव निरस्त होना चाहिए। जस्टिस सिन्हा जो थे उनकी कोर्ट में ये था। जस्टिस सिन्हा पे बहुत दबाव था कि फैसला वो सरकार के हक में थे। उनमें बाद में भी उनको बहुत कुछ सहना पड़ा जब उन्होंने अपना फैसला दिया। जस्टिस सिन्हा ने क्या सहा, इस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाया, वो वर्डिक्ट कैसे आया था, उसको आप कभी भी देख सकते हैं। तो जो जस्टिस सिन्हा थे उन्होंने फैसला दिया कि एक तो उनकी संसदीय निरस्त की जाती इंदिरा गांधी की, और उनको 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से डिस्क्वालीफाई किया जाता है। लोग तो मतलब सोचने लगे ये कैसा निर्णय है, अब क्या होगा। उधर इंदिरा जी का क्या हुआ। तो जो इंदिरा जी थी, जैसा कि आप अभी भी देखते हैं कि कुछ लोग एंटाइटल्ड मानते हैं अपने आप को, उनको लगता है कि सत्ता हमारे लिए है, हम सत्ता के लिए हैं। इंदिरा गांधी भी वैसी ही थी, उनको लगता था देश हमारा, सत्ता हमारी, और कोई और इसमें मतलब हमें कैसे कोई चैलेंज कर सकता है। तो इंदिरा जी को ये बात सख्त नापसंद आई। और अच्छा, उनको सत्ता से दूर रहने को लेके बड़ा पैनिक भी हुआ। उधर जो जयप्रकाश नारायण थे वो जो तैयारी कर रहे थे, जो मूवमेंट बिल्डअप हो रहा था, उनको ऐसा लगने लगा कि कहीं ये सब कुछ मिलाकर एक मेरे खिलाफ विद्रोह ना हो जाए। दूसरी ओर जो उनके जो सहयोगी थे, उन्होंने उनको राय दी कि सब चीज़ें एक साथ ख़त्म हो जाएंगी, आप जो है नेशनल इमरजेंसी घोषित करा दीजिए, और उस समय फिर क्या होता है कि सरकार की सब पावर्स अब आपके हाथ में आ जाएंगी और जो चाहे हम इसमें प्रोविजन लगाते ऐड करते जाएंगे और जैसे मन होगा सरकार चलाएंगे।
फिर कभी देखेंगे उचित मौका आया तो चुनाव भी करा लेंगे। तो बस 25 जून को इंदिरा गांधी ने, उस समय जो हमारे राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद, उनके द्वारा ये घोषणा करा दी गई कि देश में इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी लगी देश में, सुनते ही खलबली मच गई सब तरफ। जो पढ़े लिखे लोग थे, जो विपक्षी नेता थे, जो पत्रकार थे, और रातों रात पूरा का पूरा विपक्ष उठा के जेल में बंद कर दिया गया। इंदिरा गांधी को अपनी बच्ची की तरह मानने वाले, इंदु इंदु कह के पुकारने वाले जयप्रकाश नारायण थे, वो भी जेल में बंद कर दिए गए। जयप्रकाश नारायण जेल में रहे, उनका स्वास्थ्य इतना खराब हो गया, उनका वृद्ध शरीर उसको झेल नहीं पाया, और वो जब निकल के आए तो लगा सदा बिस्तर पर रहे। कहने वाले तो ये भी कहते थे कि वहाँ उनकी किडनी खराब कर दी गई। इसके बारे में कहीं कोई लिखित में कोई सबूत नहीं मिलता है। एनीवेज इमरजेंसी लग गई और नेता उठा लिए गए। बहुत से डिपार्टमेंट अचानक सक्रिय हो गए। आईबी था, पुलिस था, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था, लेकिन इस समय जो सबसे पावरफुल हुआ और जो सबसे ज़्यादा सक्रिय हुआ, ऐसा लगता था कि इमरजेंसी को ढोने की जिम्मेदारी उनके ही कंधों पर है, वो थे मिनिस्टर जो थे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर जो थे, मिस्टर विद्याचरण शुक्ला। विद्याचरण शुक्ला जो थे वो तो सबसे ज़्यादा उत्साहित थे, और उन्होंने आनन फानन जितने पत्रकार और जितने लिखने पढ़ने वाले सबकी लिस्ट मंगाई, जितने अखबार थे, मैगजीन थी, और ये अधिसूचना जारी करी कि भाई हमारे यहाँ से फिल्टर हुए बिना कोई भी खबर छपेगी नहीं। जब तक मिनिस्ट्री से फिल्टर नहीं हो जाएगी कोई खबर नहीं छपेगी, क्योंकि अगर खबर छपती है तो ये देश के हित के खिलाफ होगा। इधर महीने का आखिरी हफ्ता था, और जो मैगजीन थी, जो मेरे पिताजी की मैगजीन थी, जिसके वो एडिटर थे, वो बाजार में जा चुकी थी, लेकिन अभी तक रिलीज़ नहीं हुई थी। आनन फानन डिस्ट्रीब्यूटर से और जो वेंडर से वो मैगजीन वापस मंगाई गई, और इसका एडिटोरियल पेज चेंज किया गया। अब जो नया एडिटोरियल था उसकी हेडिंग थी शर्म, जिसको हम कहते हैं ना शेम, वो उसकी हेडिंग थी। और इधर जो वो न्यूज़पेपर ग्रुप था जिसके अंदर वो मैगजीन निकलती थी, उसके जो मालिक थे वो उस अखबार के संपादक भी थे। उन्होंने अगले दिन सुबह अखबार में, मतलब आधी रात को इमरजेंसी घोषित हुई थी, उन्होंने सुबह सुबह अखबार में जो एडिटोरियल का हिस्सा था वो पूरा कॉलम चारों ओर से बॉक्स बना के उसको सफ़ेद छोड़ दिया, मतलब उसमें कुछ भी नहीं लिखा। उनका भाव ये था कि जब तुम चाहते ही नहीं हो हम कुछ लिखें तो लो हम नहीं ही लिखते हैं। लेकिन उनके इस ह्यूमर को मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छी तरह नहीं लिया। एडिटोरियल जाने के 24 घंटे के अंदर वो भागे भागे हमारे यहाँ आए और बोले कि चलो हम और आप चल के संपादक जी कहीं छुप जाते हैं, क्योंकि हम दोनों के नाम आईबी के मिनिस्ट्री के लिस्ट में आ गए हैं, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के लिस्ट में आ गए हैं, और हम उठा लिए जाएंगे कभी भी। उसके बाद जो इमरजेंसी के मूल प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी, कहाँ जाएंगे, बचेंगे या नहीं बचेंगे कुछ पता नहीं है। मेरे पेरेंट्स इस मुसीबत के लिए तैयार थे, उन्होंने कहीं भी भागने से मेरे फादर ने मना कर दिया। बाद में उनके जल्दी ही, बल्कि उनके किसी शुभचिंतक ने दिल्ली में मिनिस्ट्री की लिस्ट से वो नाम निकलवा दिए गए। सब बाकी चीज़ें तो चल रही थी, लेकिन बहुत छोटे बच्चे भी जो घर में थे, जैसे मैं भी थी, मुझे ये समझ में आ रहा था कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत है, कोई संकट है। मतलब मैं स्ट्रेस, वो टेंशन में झेल पा रही थी। मुझे क्या हुआ ये तो थोड़ा बाद में पता चला। अब चारों ओर इसके जो थे रिपरकशंस दिखाई दे रहे थे, मतलब वो केवल एक ग्रुप में या ऐसा नहीं था दिख रहे थे, एक बच्चा भी उसको अपने चारों ओर देख महसूस कर पा रहा था। हमारे घर एक नित्य के आने वाले भरत भैया हुआ करते थे जो आरएसएस के स्वयंसेवक थे। वो उठा लिए गए, सबसे पूछते थे हम लोग, भाई वो कहाँ है, दिखते नहीं है, क्यों पता चलता, कोई बताता ही नहीं था कहाँ गए वो। बाद में जब इमरजेंसी उठी तब वो लौट के आए तो उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का वो बुरा हाल था कि कुछ ना कहें, पर खैर वो जीवित आ गए। मेरी एक साथ पढ़ने वाली बच्ची थी, उसके पिताजी इतने भाग्यशाली नहीं थे, वो डॉक्टर थे। और जो लोग यूपी से हैं, बिलोंग कर रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप लोग जानते होंगे कि यूपी वाले कहीं भी 4 लोग इकट्ठे हो जाएं तो पॉलिटिकल डिस्कशन चालू कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब के क्लिनिक में भी होता था, शाम को 2-4 लोग बैठ के पॉलिटिक्स की बात करते थे, और वो ऐसी बात करते थे जो शायद जो उस समय कुर्सी पे थे उनको पसंद नहीं थी। डॉक्टर साहब को उठा लिया गया, इमरजेंसी ख़त्म हुई, लोग रिलीज़ हुए, डॉक्टर साहब का कोई पता ही नहीं लगा। बाद में पता चला कि जेल की हार्डशिप नहीं झेल पाए और वहीं भगवान के प्यारे हो गए। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन हमारे स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। पता चला जो संजय गांधी का जो शुरू किया हुआ एक प्रोग्राम था सुंदरीकरण का, तो हमारे शहर का सुंदरीकरण हो रहा था। अब स्कूल में छुट्टी थी, नेचुरली हम लोग देखेंगे ही कि क्या हो रहा है। पता चला कि वहाँ पे एक डिमोलिशन स्क्वाड आई, और डिमोलिशन स्क्वाड ने सुंदरीकरण के नाम पर कुछ मकान तोड़ने शुरू किए। अब हम लोग को ये नहीं समझ आता था
कि एक ही जैसा बने हुए मकान है, एक तो ये निगम वालों को सुंदर लग रहा है और एक सुंदर नहीं लग रहा है, किसी को तोड़ रहे हैं किसी को छोड़ रहे हैं। बाद में ये पता चला कि जो लोग सरकार के संग वेल अलाइंड थे, सुंदरीकरण उनके लिए नहीं था, वो उनके जो घर थे वो नेचुरली ब्यूटीफुल थे, और जो लोग सरकार से इतना अलाइंड नहीं थे उनके घर तोड़े गए। तो ये कुछ घटनाएं हुई जो मैंने देखी। इसके बाद जब कई महीने बीत गए इमरजेंसी के, बहुत सी चीज़ें होती रहीं। अब उस समय देखिए ना तो इंटरनेट था, न तो डार्क वेब था, व्हाट्सएप नहीं था। व्हाट्सएप तो आज भी बहुत मुश्किल है कुछ करना, तो अपनी बात जनता तक पहुंचाएं कैसे। तो उस समय बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल वॉलंटियर्स थे, कार्यकर्ता थे, बहुत बड़ा रिस्क उठा के, अपनी जान का रिस्क उठा के वो क्या करते थे, जो भी करंट चीज़ें हो रही होती, कौन पकड़ा गया, कौन मारा गया, क्या हुआ, क्या ऑर्डर्स आए गवर्नमेंट के, उनको छाप के छोटे छोटे पैम्फलेट बनाते थे और बड़े रहस्यमय तरीके से वो घरों के नीचे दरवाजे के डाल जाते थे। उसमें पता नहीं चलता था किसने डाला किसने लिखा, लेकिन पुलिस उन पैम्फलेट के माध्यम से प्रिंटर तक जरूर पहुंच जाती थी बहुत बार। और बेचारा प्रिंटर जो पैसों के लिए छाप रहा है उसको नहीं पता, वो पढ़ा लिखा ही नहीं कि इसमें क्या हो रहा है। जो कंपोजिटर कंपोज कर रहा है उसको मालूम ही नहीं कि क्या लिखा जा रहा है, वो तो अक्षर से अक्षर जोड़ रहा है। लेकिन पुलिस उनको भी उठा ले जाती थी कि ताकि लोग डिसहार्टन हो इन एक्टिविटीज़ से। इस तरीके से जो छोटे से छोटे तरीके से बोलने पर, जहाँ पर छोटे से छोटे स्तर पर जहाँ तक बोलने पे कंट्रोल लगाया जा सकता था, लगा दिया गया। इंदिरा जी पे इंटरनेशनल प्रेशर भी था, और कब तक इमरजेंसी लगाई जा सकती है। उनकी पार्टी में कुछ लोग भी ऐसे थे जो कि कह रहे थे बहुत हो गया, अब इसे ख़त्म करना चाहिए। तो उन्होंने जो उनके विश्वस्त लोगों थे, जो उनकी कोटरी कह लें, उनके संग मीटिंग हुई। तो उसमें वो लोग थे, वो इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियंस, तथाकथित बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल्स, वो जो इंदिरा गांधी के शब्दों में ही कहें तो इमरजेंसी में जिनको झुकने के लिए कहा गया और वो रेंगने लगे, ऐसे लोगों ने इकट्ठे होकर इंदिरा गांधी को सलाह दी। देखिए चारों ओर कैसा अमन है, कहीं कोई विद्रोह की आवाज़ ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप इलेक्शन लड़ें और ना जीतें। अब वो लोग भारत की जनता जनार्दन को नहीं जानते थे और इलेक्शन घोषित कर दिए गए। इलेक्शन घोषित किए गए, सारे नेता छोड़े गए, कुछ बड़े बड़े तो सभी छूट गए, लेकिन छोटे लेवल वाले जो थे कुछ तो मर गए, खप गए, कहाँ चले गए पता ही नहीं चला, और लगभग सारे जितने बंदी थे वो इमरजेंसी के वो छोड़ दिए गए एक आदेश पे। नेताओं को बहुत अच्छी हालत में नहीं रखा गया था। आप लोगों ने कहानियाँ सुनी होंगी गायत्री देवी की, विजय राजे सिंधिया की, जयप्रकाश नारायण का तो सभी लोग जानते हैं क्या हुआ। बहुत कम लोग जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी भी जब इमरजेंसी की जेल से लौटे निकले बाहर, तो वो बहुत सी ऐसी बीमारियां अपने साथ ले आए थे जो उनके संग आजीवन रही। लेकिन फिर भी एक जैसे उत्साह का सा माहौल बन गया। जनता पार्टी जो बनी, जो कि वो एक तरीके से विपक्ष का कोलिशन था। इलेक्शन हुआ और इंदिरा गांधी बुरी तरह हारी। ये तो इमरजेंसी की कहानी है जिसके बहुत से ऑफ शूट्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत लोगों ने इसके बारे में लिखा। लेकिन अब हम इस अपने वीडियो के आखिरी बात पे आते हैं कि आज का जो हमारा राजनीतिक परिदृश्य है, आज का जो हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसमें हम इसमें कैसे देखें। तो क्या होता है कि आजकल जब मैं युवाओं को देखती हूँ जो नए नए इन्फ्लुएंसर्स बने हैं, नए नए पत्रकार हैं, जो कहते हैं भारत में आपातकाल है, इमरजेंसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तब तो समझ में आता है कि उन्होंने असल में ये क्या होता है देखा नहीं है। लेकिन जब बुजुर्ग नेता जिन्होंने देखा उसको, या जब वो बड़े हुए तो वो चीज़ें ताज़ा ताज़ा थीं, जब वो भी ऐसी बातें करते हैं कि हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए खड़े होंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा के लिए खड़े होंगे, तो मुझे क्या याद आता है पता है? जैसे एक छोटा बच्चा जाता है मेले में और नकली मूछें खरीद लेता है, गुब्बारे वाले से मूछें लगा लेता है, और उसके बाद वो सोचता है मैं अपने ताऊ जैसा लग रहा हूँ। फिर उसको ये समझ नहीं आता कि बाकी लोग मेरी वैसी इज्जत क्यों नहीं कर रहे। तो इमरजेंसी के समय जो लोग शहीद हुए, जिन्होंने कष्ट उठाए, जिन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए जिन्होंने कष्ट उठाया, जिन्होंने एक्चुअली संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। आपको पता होगा कि इमरजेंसी के समय संविधान में, चूंकि विपक्ष तो सारा जेल में बैठा हुआ था, तो कैबिनेट मीटिंग कर करके संविधान में इतने परिवर्तन किए गए, मतलब ये 2-4 10 दर्जनों परिवर्तन कर दिए गए थे। वो जो संविधान का बचाना था उसकी आज बराबरी करते हैं जहाँ संविधान में कुछ हो ही नहीं रहा है। तो मुझे लगता है ये उसी बच्चे की तरह है जो मूछें लगाकर अपना ताऊ बनना चाहता था। तो वैसे ही ये अपने आप को कह कह के, टाइप कर करके कि हम संविधान के लिए, हम अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए और हम फासिज्म के लिए खड़े हैं,
अपने आप को शायद उन्हीं लोगों के संग, वही जो योद्धा थे उनके बराबर खड़े करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि जो आधुनिक भारत है, इसकी दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं मेरी नज़र में। एक भारत का जो बंटवारा हुआ, पार्टीशन, दूसरा इमरजेंसी। इसके बारे में सबको बहुत पढ़ना चाहिए। जो जरा भी सार्वजनिक जीवन में, जो राजनीति को समझने में, जो भारत को समझने में जरा भी इंटरेस्टेड है, उसको इन दोनों चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि जो देश हमारा है क्या क्या सहते हुए यहाँ तक पहुँचा है। और मेरी यही शुभकामना है कि भगवान न करे कभी भी भारत को वो दिन दोबारा न देखना पड़े। इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो समाप्त। नमस्कार।